नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नरेंद्र मोदी की दोस्ती की कीमत, नरेंद्र मोदी के ज़रिए बनाई गई पॉलिसीज़ की कीमत, नरेंद्र मोदी के इन 12 साल के कार्यकाल का खामियाज़ा अब पूरा देश भुगत रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे पर उससे पहले सरकार को चेताते रहे, चाहे वो कोविड की बात हो, जीएसटी की बात हो या फिर अमेरिका के ज़रिए लगाए जाने वाले टैरिफ की बात हो, किसान बिल की बात हो। बट आप नाम लीजिए उस मुद्दे का, और उससे पहले राहुल गांधी चेताते हुए नजर आए, चाहे वो डोमेस्टिक मुद्दे सही या फिर इंटरनेशनल। लेकिन हमेशा वही जो सरकार का हमेशा करती रही है राहुल गांधी को लेकर, नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि बस उनका मजाक बनाइए और उनकी बातों को कह दीजिए गैर जरूरी है, उनको कह दीजिए वो तो पाकिस्तान परस्त हैं, वो तो देशद्रोही हैं, वो तो देश में गृह छेड़ना चाहते हैं, वो तो कभी भी देश के बारे में कोई अच्छी बात कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब तक जितनी भी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं, जितनी भी भविष्यवाणियां राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं, वो तमाम 100% अब तक सच साबित हुई हैं। और आज एक और बात, राहुल गांधी की पूरी तरीके से एक और वार्निंग, एक और भविष्यवाणी राहुल गांधी की पूरी तरीके से सत्य साबित हुई है। 2017 में राहुल गांधी ने ये चेताया था कि H1B वीजा को लेकर ये कहा था कि अमेरिकी सरकार और भारत के बीच में, यानी कि मोदी और ट्रंप के बीच में उस तरह की कोई डील, कोई बातचीत जो है, डील कोई सील नहीं हो पाई है। ये बात राहुल गांधी ने 2017 में कही थी। और आज जब हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो आप ये देखिए कि आज क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जहां H1B वीजा अगर किसी के पास है और कोई अगर H1B वीजा ले रहा है तो उसे अब 6 लाख की जगह 88 लाख रुपए पे करने होंगे। आप दोबारा से सुनिए, 6 लाख की जगह 88 लाख रुपए पे करने होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा H1B धारक वीजा जो है, जिनके पास सबसे ज्यादा वीजा है, वो भारत के लोग हैं। लगभग 72% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास H1B वीजा है। अब आप ये सोचिए कि अगर कंपनीज इतना अमाउंट अगर नहीं देंगी तो इन तमाम लोगों का क्या होगा। पहले से ही देश में बेरोजगारी है, 50% का टैरिफ देश पर लगाया हुआ है। इससे पहले भी आप ये देखें कि हथकड़ियों में बांधकर युवाओं को भेजा गया। लगातार जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, जो उन्हें बधाई संदेश तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या क्या नरेंद्र मोदी के साथ और देश के साथ हमारे क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी के होते हुए। ये बेइज्जती जो हो रही है, ये छीछा लीडर जो हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में। और अब आप ये देखिए कि एक साया, एक खतरा मंडरा गया है उन लाखों लोगों के जॉब के ऊपर जो अमेरिका में रहकर H1B वीजा जिनके पास है और जो जॉब करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट से लेकर मेटा और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी अपने जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको लेकर उन्होंने जारी कर दी है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी वो है, वो 21 तारीख से पहले अमेरिका लौट आए, हर कीमत पर वो अमेरिका लौट आए। चाहे वो छुट्टियों पर गए हैं, भारत किसी काम से गए हैं, कहीं पर भी वो गए हैं, वो फौरन लौट आए। तो अब आप ये सोचिए, एक आनन फानन की, एक अफरा तफरी की स्थिति जो है वो बन गई है। मैं राहुल गांधी के 2 ट्वीट्स आपको दिखाना चाहूंगी। एक जो कि उन्होंने 2017 में किया था, वो आप देख लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। ये देखिए, ANI ने उसको कोट किया था, दिखा दीजिए, मैं कहूंगी टीम से। उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी ट्वीट्स news reports of PM Modi not taking up H1B visa issue with US President Donald Trump, says India has a weak PM। या उन्होंने कहा था कि H1B वीजा का जो इशू है उसको डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं रखा गया है, किसी तरह की जो डील है वो सील नहीं हुई है। भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है, ये 2017 में राहुल गांधी ने कहा था। और आज फिर से राहुल गांधी ने जो एक बार फिर से जो हस्ताक्षर जिन दस्तावेजों पर किए हैं, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आज एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, इंडियंस होल्ड 70% ऑफ H1B वीजा, ट्रम्प्स 90 लाख फ्री हिट्स देम हार्डेस्ट। यानी कि जो फी है
90 लाख की, वो उनको सबसे ज्यादा हिट करने जा रही है। फिर से राहुल गांधी ने कहा है, आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। ये राहुल गांधी ने फिर से लिखा है। अब आप ये सोचिए, एक के बाद एक राहुल गांधी जिस तरह से वार कर रहे हैं, और वार क्या कर रहे हैं, वो देश के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, उन सबको वो उठा रहे हैं। आपके हमारे जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, जो एक नेता प्रतिपक्ष का काम है वो कर रहे हैं। लेकिन किया क्या जा रहा है, यासीन मलिक की बात उठाई जा रही है, जेनजी की वो बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि गृह युद्ध वो छेड़ना चाहते हैं। जेनजी की अगर बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल वो बनाना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से भटकाकर बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के नेता और इसके साथ साथ जो मीडिया है, जो गुलाम मीडिया, वो पूरी तरीके से इस कोशिश में लगा हुआ है कि वोट चोरी की या फिर जो ये जो जरूरी मुद्दे हैं इन सब से ध्यान भटकाया जाए और फिर से कहा जाए कि देखिए कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से देश विरोधी है, और यही एक तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको यही बता दूं कि इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि गले लगना और मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। खड़गे ने कहा कि विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखना चाहिए था, किसी से मित्रता को विवेक एवं और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। खड़गे ने आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है उससे भारतीय नागरिकों को बेहद दुख हुआ है। ये आपकी अब की बार ट्रंप सरकार की ओर से जन्मदिन का जवाबी तोहफा है। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गले लगना, हा 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 करना, अपने लिए एक तरह का इवेंट क्रिएट करना, वहां मोदी मोदी के नारे लगवाना, ये विदेश नीति नहीं है। और आप ये देखिए कि विदेश नीति सिर्फ अमेरिका के साथ ही फेल होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि आप ये देखिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डिफेंस डील की है। उस डिफेंस डील में क्या कहा गया है, उस डिफेंस डील में ये कहा गया है कि दोनों देशों के ऊपर अगर कोई तीसरा मुल्क हमला करता है तो वो उन मुल्कों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। आपको याद होगा कि मोदी जी जो डायलॉग बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने ये कहा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है या फिर भारत को लगता है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जवाबी कार्रवाई या फिर कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करनी चाहिए, तो सऊदी अरब जो है उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। अब आप ये सोचिए कि एक नहीं कितने फ्रंट पर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। आज वो गुजरात में थे, गुजरात में उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर जो है वो है डिपेंडेंसी। हमें जो आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। अब मोदी जी से एक भोला सा एक सादा सा सवाल मेरा ये है कि मोदी जी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री कौन है? आप हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि 12 साल के बाद आप किस ख्वाब से जागे हैं जो आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए? आप दूसरे मुल्कों के साथ तमाम तरह की डील्स कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। चाइना के साथ लगातार जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो बढ़ता जा रहा है, वो किसके रहते हुए बढ़ता जा रहा है? आपके रहते। अभी एससीओ समिट में आप चाइना गए थे, आपने वहां पर क्या बात की किसी को नहीं पता है। आप किसको ये मीठी गोलियां दे रहे हैं, किससे आप ये बात कर रहे हैं? अब जब H1B वीजा को लेकर 90 लाख की फीस को लेकर हस्ताक्षर अब ट्रंप ने कर दिए हैं, 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी दिवाली दूर नहीं है, जब दीपावली आएगी तो हम देखेंगे कि कैसे चाइना में बने हुए तमाम माल जो है वो भारत के पूरे बाजारों में हमें देखने के लिए मिलेगा। सस्ता माल, लोगों को सस्ता माल चाहिए और चाइना वो प्रोवाइड करता है। तो जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो लंबी लंबी आप बातें कर रहे हैं, उसका आखिर फायदा क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आप ये देखिए कि इस सब के बीच जो राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ लगातार जो एक के बाद एक राहुल गांधी एक्सपोजे कर रहे हैं। आज फिर से राहुल गांधी जब वायनाड में थे तो फिर से राहुल गांधी ने कहा है कि अभी आप थोड़ा थम कर रखिए, अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है और वो हाइड्रोजन बम जो है वो सब कुछ खत्म कर देगा, यानी कि सारी की सारी पोल जो है वो खोल कर रख देगा। और फिर से उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन के अंदर हमने
चुनाव आयोग को कहा है। चुनाव आयोग 7 दिन के अंदर सीआईडी को वो तमाम जवाब दे जो 18 लेटर्स अब तक सीआईडी ने लिखे हैं। आज इसी पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, इसी पर मैं बात करूंगी और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि इतने देश को जो ये दिखाया गया 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, ये तो विश्व गुरु हैं, अब तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया, अब तक इस तरह की नीतियां किसी ने नहीं बनाई और कुछ लोग तो इस हद तक चले गए कि 2014 के बाद से ही आजादी मिली है। सारी की सारी जिम्मेदारी जो है अपनी हर गलती को नेहरू के ऊपर डाल दिया गया। तो ये जो अब आपकी गलतियों का खामियाजा आम जनता हर रोज भुगत रही है। वहां जो एनआरआईज हैं जिनको जो मोदी मोदी के नारे लगाते थे जब आप वहां पर जाते थे, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस बदलाव के बाद वो उस तरह के मोदी के नारे लगाएंगे या फिर वो आपसे जवाब तलब करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 खास मेहमानों को देख सकते हैं। रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविंद्र जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। अमरीश मिश्रा जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। अमरीश जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, ओंकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में अमरीश जी आपसे करना चाहूंगी, ये जो डील हुई है और जो सिग्नेचर अब कर दिए हैं और उसके बाद जो एडवाइजरी जारी की गई है तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी तरफ से कि वापस आ जाइए आप अमेरिका, वरना फिर क्या होगा, यानी कि आपको फिर $1 लाख जो है वो पे करने होंगे। कितना खतरनाक है ये सब कुछ ऐसे वक्त में जब भारत में एक सैचुरेशन है, भारत में जॉब्स नहीं है, एक जो कुछ जॉब्स निकलती हैं लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और फिर डंडे खाते हैं। ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडिया में आप तो जानती हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा सबसे प्रोडक्टिव सेक्टर है। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में हम बहुत पीछे हैं। यही हमारी मजबूती है, चाहे वो यहाँ हो चाहे बाहर हो, और हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी यही है। अब इस पे सीधे आप सोचिए, ये टैरिफ की तरह देखिए आप, कि सीधे टैरिफ लग गया है कि हर वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी और जो हाईटेक जॉब लेके, क्योंकि H1B वीजा खास तरह की स्किल वर्कर्स को ही मिलता है जो एक खास तरह की स्किल रखते हो। कोई भी इस तरीके का जो बाहर जाएगा या बाहर काम कर रहा है, उस पर वो हर लाख $1 लाख का वो लगाएंगे सैंक्शन। एक तरह सैंक्शन ही मैं इसको जानबूझ के कह रहा हूँ, सैंक्शन लगाएंगे कर वो एक उसको पनिश करेंगे, क्योंकि इसका और कोई किसी और तरीके से आप देख नहीं सकते। क्यों किया है, इसकी कोई वजह नहीं। अच्छा, अमेरिकन जॉब्स को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो अमेरिकन जॉब्स वहां पर डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग की, जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका की चली गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं वो चाइना चली गई, वो वापस आए, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे अमेरिका की। वैसे भी जो अमेरिकन कंपनीज का भी कहना है कि हम जो इंडियंस जॉब करते हैं यहाँ, जो हाई एंड सर्विस इंडस्ट्री में, ये खासतौर पे आईटी सेक्टर में, इसके लिए हमें अमेरिकन मिलते नहीं, उस तरह की स्किल्स हमको मिलती नहीं। अब ये वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, और इसीलिए देखिए तो जो भारत का हिस्सा है वो उसमें 70%, और ये 70% कहां से आया? ये जो जवाहरलाल नेहरू ने जो आईआईटीज बनाए, जिस तरीके से जो आजादी के बाद जो सरकारें रही उन्होंने हायर एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया, अब उनको देना चाहिए था, उनको प्राइमरी एजुकेशन देखना चाहिए था, वो एक अलग बहस है। लेकिन आज की स्थिति में एक विकल्प भारत में, जो एक तरह से जो एक इलीट है या जो एजुकेटेड इलीट है, उसके पास एक विकल्प है कि वो बाहर नौकरी कर सकता है, और वो यहाँ पर उससे भारत की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। अब ये जो पूरी बात है, आप देखिए, ये जो सैंक्शन लगाया है, एक तरफ वो 50% सैंक्शन लगा चुके हैं, जिससे सूरत की जो डायमंड इंडस्ट्री या पूरे भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है, दसियों लाख उसमें रोजगार वो खतरे में है। लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, और मेरे ख्याल से काफी लोग जानते भी हैं। भारत में वो एक बड़ी बेरोजगारी पैदा करेंगे एट द लेवल ऑफ द वर्किंग क्लास, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो आपने वहां उन पे सैंक्शन लगा दिया, इतना इतना भयंकर। अब आप जो लेबर इंटेंसिव नहीं, जो आपकी जो कैपिटल
जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जो आपका एक तरह से दिमाग का काम है, उस पर भी आपने ये सैंक्शन लगा दिया, और इतने भयंकर सैंक्शन। कोई भी कंपनी अमेरिका की इतना पैसा क्यों देगी, या भारत के जो जायंट्स हैं, विप्रो, इन्फोसिस, और भी दो बड़ी कंपनीज हैं वो जो बाहर काम करती हैं, वो मतलब जिनके अमेरिका में यूनिट्स काम करती हैं और इंडियंस को एम्प्लॉय करती हैं भारी मात्रा में, वो इस तरीके से वो कोई देने की ऐसी स्थिति नहीं। तो दिस इज अ बॉडी ब्लो। ये एक तरह से ट्रंप ने भारत की जो सर्विस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है उस पर प्रहार कर दिया, सीधे उस पर प्रहार कर दिया, और इस प्रहार रीढ़ की हड्डी पर जो प्रहार हुआ है उससे कोई बच नहीं सकता। अच्छा गुजरात जी, एक चीज और है, देखिए, जो ईरान में जो भारत का चाबहार प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी खबर है जो एक कल से है, जिसको इंडियन मीडिया पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है। ईरान से जो भारत का करार हुआ था चाबहार पोर्ट डेवलप करने का, पाकिस्तान का जो गदर पोर्ट था, गदर पोर्ट को बाईपास करते हुए कि अफगानिस्तान को भी गदर पोर्ट इस्तेमाल ना करना पड़े, चाबहार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर भारत डेवलप कर रहा था। 2005 और 2009 के बीच ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर, 100 मिलियन के ऊपर खर्च करके भारत ने ईरान और अफगानिस्तान की रोड बनाई। उसके बाद 2016 में $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया कि इसको हम और डेवलप करेंगे, और एक हम मल्टी नोडल जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ऐसा बनाएंगे कि भारत से ईरान और ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान को हम बाईपास कर जाए। ये एक पूरा एक बहुत बड़ी, तो ये इंडिया की केवल एक आर्थिक नीति नहीं थी या एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं था चाबहार पोर्ट, ये जो था ये इसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट, और भारत इसको डेवलप करेगा, इसमें भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व, और इसमें भारत के हर तरह के हित इन्वॉल्व। अब आप देखिए, जो अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ईरान पे सैंक्शन लगाए हुए, 2018 में बाइडेन ने उस सैंक्शन को चाबहार पोर्ट के लिए वेव कर दिया था कि हम उन सैंक्शन को हटा देते। ट्रंप ने वापस लगा दिए हैं। अब भारत अगर इस चीज में हाथ डालेगा जिसमें ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर उसके जा चुके हैं और जिसमें उसको बड़ा फायदा होना है, और एक फायदा आपको बता दें, अफगानिस्तान में पूरे एशिया में आयरन ओर की सबसे बड़ी माइन है। 7 इंडियन कंपनीज को 2011 में परमिशन मिल चुकी है। हाजी काक उस जगह का नाम है, हाजी काक में 7 इंडियन कंपनीज को परमिशन मिल चुकी है कि वो आयरन ओर वहां पर माइन करे। उसका क्या होगा, आप वहां पहुंचेंगे कैसे? आपको तो चाबहार पोर्ट की तरफ, मतलब चाबहार पोर्ट से होके पहुंचना है ना, पाकिस्तान से होके तो आप जाएंगे नहीं अफगानिस्तान। अब आप देखिए ये जो पूरी स्थितियां हैं ये क्या दिखा रही हैं कि भारत की, आप जो देखिए, एक तरफ लेबर इंटेंसिव जो लेबर पे हमला हुआ, दूसरा जो एक सर्विस इकोनॉमी, जो एक इलीट हमारा लेबर कह लीजिए, उस पे हमला हुआ, और अब सीधे सीधे जो हमारे टॉप के कंपनीज हैं जो हमसे, मतलब उसमें अडानी वगैरह भी आते हैं, उन पे सीधे हमला हुआ। अब आप देखिए कहीं कोई बचा नहीं है। अब इसके बाद अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम स्वदेशी, तुम स्वदेशी कहां से करोगे भाई? तुम्हें अफगानिस्तान के आयरन ओर की माइंस में तुमको पूरा एक मिल गया था, वहां पर तुमको वो पूरा करार है, उसको तुम अमेरिका के चक्कर में छोड़ दोगे? तुम क्या स्वदेशी वहां पैदा करोगे? भारत में जो स्टील है, जो स्टील माइनिंग है, वो ऑलरेडी चल रही है। भारत को और स्टील चाहिए आगे डेवलप करने के लिए। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया 1947 के बाद, वो दोबारा हो। इसको कभी मोदी जी कहते नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले कृषि क्रांति होगी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा बड़े स्केल पे, उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें पूरे देश को जुटना होगा, और नरेंद्र मोदी को जो आम किसान है, मध्यम वर्ग है, और छोटे जो एमएसएमई है, उनको आगे लाना होगा। ये इनकी ये पॉलिसी नहीं है। तो अब आप देखिए, अब भारत ना इधर कर रहा ना उधर कर रहा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सेना में, आर्मी मिलिट्री साइंस में एक पिंसर मूवमेंट होता है कि जिसमें किसी दुश्मन को दबाना है तो इधर से भी दबाओ, इधर से भी दबाओ, बीच में वो दब जाता है, उसको पिंसर मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रंप ने ये क्लासिक पिंसर मूवमेंट चला है इंडिया के खिलाफ, ऊपर से भी नीचे से। और अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया को एक सेकेंड क्लास कंट्री, ये जो 4 और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये सब बातें अब पीछे चली जाएंगी। इंडिया इज नॉट रिड्यूस, नॉट, अब तो थर्ड वर्ल्ड छोड़ दीजिए आप, अब सेकेंड क्लास एक पूरी जो एक कंट्री है उसमें
इंडिया की स्टेटस रिड्यूस ऑलरेडी हो गई है, इसमें कोई कहे चाहे ना कहे। और वाकई नरेंद्र मोदी हैज प्रूव टू बी द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया हैज एवर गॉट। जी ओके ओके। अब आपने काफी टेक्निकल चीजें जो है यहाँ पर समझाई हैं, आई एम श्योर दर्शकों को समझ में आई होंगी। सवाल मेरा ये है ओंकारेश्वर जी आपसे, राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास जो है वो कमजोर प्रधानमंत्री है, यानी कि अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर वो नरेंद्र मोदी को सामने रख रहे हैं, सवाल मेरा ये कि आखिर ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप बधाई देते हैं, दूसरी तरफ आप फिर से उनको फ्रेंड कहते हैं। मोदी जी एकदम से एक तरह से बिच जाते हैं और फौरन उस ट्वीट का रीट्वीट में जवाब देते हैं। पूरा मीडिया लग जाता है कि देखिए दोस्ती तो कितनी शानदार है। ये दोस्त कैसा दोस्त है जो पीठ में छुरा घोंप रहा है, वो भी इस तरह से कि जिसके जख्म की भरपाई हो ही नहीं पाएगी। ये क्या हाहाकार जैसी स्थिति नहीं हो गई है अभी कि ऑलरेडी जहां बेरोजगारी के चरम पर देश है, जहां कुछ हजार जॉब्स निकलती हैं तो वहां पर लाखों की तादाद में लोग जो हैं वहां खड़े हो जाते हैं जॉब्स के लिए, और क्या हाल है बेरोजगार युवाओं का वो आपसे और हमसे छिपा नहीं है। अब ऐसे में H1B वीजा को लेकर जो ये नया एक तरह का ये डील हो गई है, 90 लाख रुपए, हु विल स्पॉन्सर दिस? ये तो एक तरह की इम्पॉसिबल बात हो गई। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो 2017 में चेताया था वो बात सच साबित हो रही है। देखिए, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और बहुत पहले से हमने एक बार लिखा भी था कि ये जो झप्पी डिप्लोमेसी है, इससे जो है कबाड़ा हो रहा है देश का। मोदी जी ने इसको समझा नहीं। मोदी जी को लगा कि ऐसे ही अपने ही देश में कभी नीतीश जी को मना लेंगे, कभी उनके साथ वो पॉलिटिक्स कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। कुछ इसी तरह का ट्रम्प के साथ भी रहेगा, मिलूंगा, नमस्ते ट्रम्प भी करूंगा, हाउडी मोदी भी करूंगा और अमेरिका में जाके बताऊंगा कि देखो तुमसे बड़े हम हो गए, नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए और विश्व गुरु हम हैं। आपने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के साथ जो रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस से डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी, उसको आप भूल गए। आप भूल गए कि यही वो अमेरिका है जो भारतीय प्रधानमंत्रियों को पहले, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू को उन्होंने प्लेन भेज के बुलवाया था, प्लेन के अंदर जाकर रिसीव करते थे। राजीव गांधी भी जाते थे तो छतरी उड़ाते थे। और जब हमारी तनातनी होती थी, जब तनाव होता था, तो हमारे पास इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर भी थी जो सामने टेबल पे निक्सन को कहती थी कि भैया अगर तुम नहीं कर सकते हो तो आई विल आस्क माय जनरल टू डू इट। और वो करके दिखाया था। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश करके दिखाया। तो हमने जब दुश्मनी निभाई तब भी बड़ी ताकत से निभाई, और दोस्ती निभाई तो इतने आदर पूर्वक उसको देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्रियों का वहां स्वागत होता था। आपने कोशिश की कि उसी तरह करें, आप गले मिले, लेकिन आप उसी में 2019 में हाउडी मोदी जो हुआ अमेरिका में, उसने अमेरिका के आम लोगों को यह चेतावनी दे दी कि ये लोग हमारे सर पे आके आप बैठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश की। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप के बाद से सारे रिश्ते बिगड़े हैं। उसके बाद से जीएसपी हमारा खत्म हुआ है। जो जनरलाइज हमको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया। उसके तहत भारत की कम से कम 2,500 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पे प्रेफरेंस मिलता था, उसको प्रेफरेंस से बाहर कर दिया गया। इकोनॉमिक टर्म में 2,000 करोड़ का सालाना नुकसान उससे हो रहा है, उसके जीएसपी खत्म होने से। उसके बाद पहली बार उन्होंने H1B वीजा को टाइट उसी समय किया था। अभी तो नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम किया है ना, और इसमें एकदम से ड्रास्टिक वो किया है कि 1,000 यूएसडी से, यूएस डॉलर से 1,00,000 यूएस डॉलर कर देना। मतलब अब आपकी जरूरत हमें नहीं है। अमेरिका में अगर 45 लाख भारतीय हैं तो उसमें से 20 लाख पेशेवर हैं जो ये H1B वीजा से प्रभावित होंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये खत्म कीजिए, जो अमरेन जी ने कहा, सर्विस सेक्टर को ही पूरी तरह तबाह कर देना। हमारे पास है क्या? मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। जो भी हमारा ट्रेड चल रहा था अमेरिका के साथ ठीक ठाक चल रहा था, हमें हमें फायदा हो रहा था, उसने उस पर भी टैरिफ लगा के उसको खत्म कर दिया, करीब करीब बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद सर्विस सेक्टर बचा उसको। सवाल ये है कि नमस्ते ट्रंप के बाद से ये थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं?
ये भारतीय इकोनॉमी को ये थप्पड़ अमेरिका दे क्यों रहा है और हम उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जब उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध उसने रुकवाया, एक बार नहीं 50 बार कहा, तो हमारे मुंह से ट्रंप क्यों नहीं निकला? जैसे ही वो एक लाइन का ट्वीट करता है कि हमारी तो पुरानी दोस्ती है, तो आप दौड़े चले जाते हैं, तुरंत से एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं मिस्टर ट्रंप, यू हैव नॉट डन दिस। और ये अब दिख रहा है, हम चारों तरफ से गिर रहे हैं। क्या है चाइना? चाइना को 2 महीने पहले भारतीय सेना कह रही है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चाइना मिलकर लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में। 2 महीने के भीतर हम आपके पास पहुंच जाते हैं और आपके से 3-3 बॉर्डर ट्रेड खोलने की बात कर देते हैं। अगर बॉर्डर ट्रेड खुला और प्रॉपर ट्रेड शुरू हुआ चाइना से, तो इंडिया की बचे कुछ इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि पहले से हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ अराउंड $100 बिलियन का है। आप कहते हैं छोटी छोटी आंखें वो आंखों वाले गणेश जी मत खरीदो, तो बड़ी बड़ी आंखें वो आंखों वाले खरीदने के लिए आपने कहां जमीन बनाई है? 10-11 साल में आप कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, 11 साल में स्वदेशी के लिए आपने किया क्या? चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे स्टार्टअप हो, सिर्फ स्लोगन के अलावा, नारों के अलावा जमीन पर उतरता तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर H1B वीजा लेने की क्या जरूरत है? यहीं बैठ के यहीं इतना बड़ा इकोसिस्टम हो कि आप वैसी व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। और विदेशों से जो हमारे रिलेशंस हैं वो लगातार बिगाड़ रहे हैं। जो बात ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई है कि उनके ऊपर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मानेगा, ये कोई मामूली बात है? ऐसा ऐसी ट्रीटी हमारी सिर्फ बांग्लादेश के साथ थी, या उसके पहले रशिया के साथ थी। 1971 में रशियन जो बेड़ा हमारे लिए आया था तो उस ट्रीटी की वजह से आया था। अब वो ट्रीटी भी नहीं है, अब ये बांग्लादेश के साथ भी नहीं है, बांग्लादेश को भी हमने दुश्मन बना लिया। एक मालदीव छोटा सा कंट्री है, वहां भी खिलाफ में नारे लगते हैं। नेपाल कहता है हमारे यहाँ चाइना उससे ट्रेड मत करिए, लेखा उससे बॉर्डर से, और वो जाके चाइना को शिकायत करता है। तो आपने कौन सी विदेश नीति अपनाई है जो अपने सारे पड़ोसी मुल्कों को भी नाराज करती है और दूसरे देशों को भी जो है आपके खिलाफ मोड़े दे रही है? आज आप मजबूर हैं कि रशिया की तरफ जाएं, कि चाइना की तरफ जाएं, कि अमेरिका की तरफ जाएं। आप वापस जाते हैं तो भी इज्जत नहीं मिल रही है। ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, हमारे स्वाभिमान का नुकसान है। हमको आइसोलेट करके पूरी दुनिया में रखा जा रहा है कि आप कहीं के नहीं हैं। ये स्थितियां इस सरकार में जो बनी हैं है, इसीलिए चाहे राहुल गांधी कहें ना कहें, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और इसका नुकसान हम देख रहे हैं कि किस तरह से हुआ जा रहा है। अभी अमेरिका ने कह दिया कि ड्रग के व्यापार में सबसे बड़े आप भागीदार हो, आप मतलब इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया उसका वो हो रहा है उसमें। ये क्या है? ये हमारे ऊपर क्यों है? क्यों है? हम इसको 10-11 साल में क्यों नहीं रोक पाए? क्यों नहीं बदल पाए इस परसेप्शन को कि नहीं, इंडिया ड्रग ट्रेड का कोई रूट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा? तो ये सारे सिचुएशंस जो हैं वो एक गंभीर चिंता की ओर ले जाते हैं। इकोनॉमिक चिंता हमारी बढ़ रही है। ये जो लोग वहां से लौट के H1B वीजा वाले आएंगे, 1.2 लाख तो अभी पेंडिंग है वीजा के। जो जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेजोन हो, चाहे वो हो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं इनकी, उनके यहाँ पे गूगल से लेके तमाम की, यहाँ एक ऑफिस जरूर है, लेकिन ये डिसीजन मेकर ऑफिस नहीं है। इनके डिसीजन मेकर ऑफिस कहीं और होते हैं। हमने ऐसी कंपनियों को खड़ा नहीं किया कि हाँ हमारी कंपनियां भी इतनी बड़ी हो जाएं, हम भी कोई फेसबुक खड़ा कर लें, कोई लिंक्डइन खड़ा कर लें, कोई ट्विटर खड़ा कर लें। ट्विटर पे उनका कब्जा है और एलन मस्क उसको चला रहे हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग चला रहे हैं, उनकी मर्जी से चल रहा है। और हम ज्यादा से ज्यादा उनसे समझौता करते हैं कि हमारी आलोचना उसमें ना हो, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। हमारा समझौता, हमारी जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग यही हो रही है कि हमारी डेमोक्रेसी को किसी तरह रोको, और इसमें जो क्रिटिसिज्म हमारे उसमें खिलाफ आए उसको रोक लो। तो आप यूट्यूब पे दबाव बना लीजिए, आप ट्विटर पे दबाव बना लीजिए, चाहे समझौता कर लीजिए या फेसबुक पे कर लीजिए। इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? भारत की नौकरियों को क्या फायदा हो रहा है? भारत में कौन सा, आप यूनिकॉर्न की बात करते हैं, कितने यूनिकॉर्न मुश्किल से खड़े हो पाए?
तो टोटल पॉलिसी इस दिशा में जो है वो हमारी कहीं ना कहीं फेल है, बुरी तरह फेल है। अब आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी कि सर्विस सेक्टर भी जो है, जो अमेरिका से चल रहा था, वो भी नहीं चलेगा। ये देखने वाली बात है। जी जी बिल्कुल। खतरनाक वक्त है ये, हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी डेंजरस टाइम। और खास तौर पे युवाओं के लिए, वो युवा जिनके माता पिता उनकी डिग्रियों पर पैसे खर्च करते हैं लाखों रुपए, और उनके जहन में ख्वाब है, कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है, कोई भारत में रहकर भी काम करना चाहता है। सबके ऊपर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है कि कब किसकी जॉब चली जाए। और आप वैसे ही देखिए कि पूरे विश्व में भी किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और अगर अब ऐसे में अमेरिका ने इस तरह की अगर पाबंदी अब लगा दी है, उस पर बाकायदा तौर पर हस्ताक्षर कर दिए, उसको ऑफिशियल किया गया है, तो ये कितनी डेंजरस बात है। और डेंजरस इसलिए है, बाकी देशों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, कि हमारा हिस्सा 72% है। यानी कि H1B1 वीजा जो दूसरे देशों के लोग हैं जिनको जारी किया जाता है, उसका मेजर हिस्सा भारत है। तो आप सोचिए इसके ऊपर कितना असर जो है इस पर पड़ने जा रहा है। मेरे साथ रविंद्र जी, आप इसको कितना खतरनाक इसको मान रहे हैं? बेरोजगारी ऐसे में जबकि चरम पर है, आप ये देख रहे हैं कि एक तरह के अनरेस्ट की स्थिति है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी सिर्फ जेनजी का नाम ले लेते हैं तो भूचाल मच जाता है, कोहराम मच जाता है। ऐसा लग रहा था कि आज जेनजी लिखा, कल नेपाल जैसी स्थिति भारत में बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की कोशिशें तो कल की गई, तमाम डिबेट जो है इसी के इर्द की गई। जब ये बात बनती हुई नहीं नजर आई तो यासीन मलिक को लेकर आ गए। मतलब गिरने की कोई इंतहा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि देश की जनता जो है वो बेवकूफ है, उसको ठग लेंगे आप जिस भी तरह से चाहेंगे। मतलब राहुल गांधी मुद्दे उठाएंगे, दूसरी तरफ आप ये कह दीजिए ये तो पाकिस्तान पर परस्त है, ये तो दहशतगर्दों से मिले हुए हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है उनका दहशतगर्दों के साथ, और या फिर ये देश में गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं ताकि असल मुद्दों से आप भटका दें और इस तरह के मुद्दे दब जाएं। जी नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि बहुत जिस तरीके से बीजेपी सरकार पिछले 10-11 साल से मुख्य मुद्दे, असल मुद्दे जो जनता के हितों के लिए होते हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रही है, उनको भटका रही है और बड़ी कामयाबी के साथ भटका रही है। लोग जो है जानते हुए भी उनको भटका दिया जाता है। साफ सामने जो चीज़ दिखती है वो भी लोगों को गलत लगती है। जिन लोगों के साथ हम लोग पिछले लंबे समय से 20, 30, 40 साल से रहते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, उनको भी लोग शक की नज़रों से देखने लगे हैं। जिन गाँव में भाईचारा था वहाँ भी नफरतें फैल गई हैं। तो उस एजेंडा में तो कामयाब देखो होते हुए दिख रहे हैं। अब वो कब तक चलेंगे और उसी एजेंडा के हिसाब से वोट डाला जा रहा है। अब वो कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा, वो बात अलग है। अब लोग धीरे धीरे उसको समझ रहे हैं। लेकिन एक समर्थक वर्ग तो बीजेपी ने ऐसा क्रिएट किया है जो नफरत से ही फलता फूलता है, उसका लालन पालन नफरत से ही होता है, उसको ताकत वहीं से मिलती है। और वो समर्थक वर्ग इतना बड़ा बन गया है, इतना ताकतवर बन गया है कि वो बाकी जो न्यूट्रल लोग हैं उनमें से भी एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। और जितने भी गलत पॉलिसीज हैं, ये ठीक है, H1B वीजा वाला आज इशू आया है, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा था कैसे उनको बेड़ियों में जकड़ के बाहर छोड़ के गए थे। हिंदुस्तानी थे वो लोग भी, उसका तो कोई मुद्दा नहीं बना। आज भी पंजाब से लेके कई स्टेट्स में ये हालत है कि डंकी के रूट से, डंकी के रास्ते से जो लोग विदेश जा रहे हैं, आज भी जब वो लोग पहुंच के वहां पर इतनी कठिनाइयों के बाद अपनी जमीन का 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन बेचने के बाद, 50, 60, 70 लाख रुपए खर्चने के बाद, 3, 4, 5, 6 महीने का एक लंबा सफर अमेजन के पहाड़ियों के जंगलों में से निकल के बहुत परेशानियों के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपने घर वालों को जब वो फ़ोन करते हैं, तो घर वाले तो आज भी उनके बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हुआ हमारे बच्चे पहुँच गए। तो क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो अच्छा पैसा कमाता हो, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर हो या फिर गरीबी की हालत में हो, लोग कहीं ना कहीं अपने लिए मानते हैं कि दूसरी जगह अगर हम लोग चले गए तो इतनी मेहनत करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ न कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षित आसान जीवन दिखेगा। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो घटनाएं घट गई हैं, जिस तरह का माहौल बन गया है, उसमें आम आदमी का जीवन, जो सामान्य जीवन था, उस आम आदमी के सामान्य जीवन में ढेरों बाधाएं पैदा कर दी है सरकार ने।
हर जगह पर उसको तकलीफ हो रही है। तो ऐसी तकलीफ में उसको किसी न किसी तरीके से बस यहाँ से निकल जाना है, और वो निकल रहा है। अब ये ट्रेंड अगर सरकार कभी इस पर रिसर्च करे तो आप देखेंगे कि गांव देहात में कितना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके हम लोग विदेश चले जाए। अब H1B वीजा जी। एक और ये जो आप बात कह रहे हैं रविंद्र जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रही थी। मैं देख रही थी, अगर आपने देखा हो ट्विटर पर, आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, कि एक टूल किट आ गई है। ये जैसे ही ये H1B1 की बात हुई, टूल किट आ गई है, और उस टूल किट में ये कहा जा रहा है कि ये क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, कि भाई आप क्यों डिपेंडेंट रहें। मतलब ये इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या होगा। मतलब जब आपके ऊपर कोई लात मार दे, लात मार के जब आपको बाहर कर दे कोई घर से, तब आप कहें ओ हो अब तो इंडिया के पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं बड़े बड़े पत्रकार, सो कॉल्ड जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो कि राइट विंग पत्रकार नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो ये तमाम चीजें लिख रहे हैं। तो आप ये सोचिए, एक टूल किट एक्टिव हो गई है, कुछ भी हो डिफेंड करना है बस। तो बुशरा जी, उनका तो रोजी रोटी उसी से चलती है, उनका धंधा ये है। ये तो जनता को समझने की जरूरत है ना। मिस इन्फॉर्मेशन के इस युग में जिस पत्रकार का धंधा चलता है झूठ बोलने से, तो वो झूठ ही बोलेगा। जिस आदमी का सच बोलने का काम है वो सच बोलेगा। लेकिन पत्रकारों का एक जमात तो पिछले 11-12 साल से मिसलीड कर ही रही ना इस देश को। आज इस देश की जो हालत है वो बीजेपी से ज्यादा तो ये लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। बीजेपी तो चलो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और कोई बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी नहीं है जो अपने फायदे के लिए इस तरह के काम करती हो। इसके पहले भी हमने कई सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, और बीजेपी भी ये काम केवल अब से कर रही हो ऐसा भी नहीं है। वो तो रथ यात्रा के समय से इस तरह की बातें करते हैं, उनका तो इस तरह का कम्युनल एजेंडा शुरू से ही है। लेकिन ये तो कम से कम मीडिया का एक बड़ा सेक्शन ऐसा था ना जो तथ्यपरक बातें रखता था, लिखता था। आज वो गुम हो गया है, और जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोला जाता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल कठपुतली बन गया है। और हर जगह पर हर सूचना में गलत जानकारी देना, मिस इन्फॉर्मेशन देना। अब राहुल गांधी ने जो इतनी बड़ी बड़ी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं, जिससे आम आदमी की आंखें खुली, उसको समझ आया कि क्या हमारे साथ हो रहा है, उसको कितना कवर किया इस मीडिया ने। क्या इस मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सब चीजें जनता तक पहुंचाए? और उसको कहीं किसी पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो छठे नंबर पे पेज पे लिखा था जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने। तो ये पूरा सिस्टम ही तो मीडिया ने किया हुआ है ना। और ये लोग उन लोगों को अपना चिन्हित करते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह का विचार रखते हैं। अब देश के लिए समझने की बहुत जरूरी है कि H1B वीजा जो है उसका कितने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। ये इम्प्लीकेशंस केवल नौकरी पेशा के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए जो करोड़ों रुपए का रिमिटेंस बाहर से आता है, हमारे पास जो FDI बाहर से आती है, ये हर चीज पर असर डालने वाली चीजें हैं। और कितने सारे लोग, अब इंदिरा नूई जैसे लोग जो विदेशों में जाके इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे, आज चाहे गूगल हो, ये लोग क्यों बैठ पाए? क्योंकि उस जमाने में वहां पर विदेश में जाना, वहां पर काम करना, अपनी प्रतिभा को दिखाना, उसके लिए फलक बहुत बड़ा था। लेकिन अब आप उसको जाने के रास्ते ही बंद कर दोगे तो फिर कैसे होगा? आप देखिए कितने हिंदुस्तानी जो विदेश चले गए, उन लोगों ने वहां जाकर अपना जो काम किया, तभी ना उनको नोबेल अवार्ड मिला। और जब पहला जो रास्ता है उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, अब 90 लाख रुपए कौन दे पाएगा? 90 लाख रुपए की फीस जो है वो तो कंपनियां भी देने से घबराएंगी। वो तो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो वहीं का किसी बंदे को हायर कर लिया जाए, यहाँ से किसी को भेजें। और ये तो एक चीज है हम लोग जो देख रहे हैं बुशरा जी। आज अगर हम लोग चेक करें, ये जो सीधे तौर पर हम लोगों को दिख रही है ना, एक तो कारोबार, दूसरा वहां से जो ये जो हम लोग सर्विसेज सेक्टर है, और तीसरा जो एक बहुत बड़ा जिस सेक्टर पर मुझे लगता है कम रिसर्च अभी हुआ है, वो सेक्टर बन गया है यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम से पैसा कमाने वाले लोगों का। उनकी संख्या का तो अनुमान ही नहीं है सरकार को या किसी को भी। उनका तो पता ही नहीं कितने लोगों का जीवन उससे चल रहा है, और वो कहीं जिक्र भी नहीं है उसका, ना उसको किसी हम लोग खाते में डालते हैं कि ये पैसा जो आ रहा है विदेशी कंपनियों में ही तो पैसा कमा रहे हैं वो लोग काम करके। उसका कोई अंदाजा ही नहीं है कि रील के सहारे कितना देश, कितने % हिंदुस्तानी आज पैसा कमा रहे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके लिए सरकार में आज तक कोई नियम नहीं है। विदेशी कंपनियां कल अगर चाहेंगी तो कल बंद कर देंगी। हमने जब टिकटॉक बंद किया तो कितने लड़के लड़कियां बेरोजगार हो गए थे, कितने लोग थे जो टिकटॉकर थे और उनको फिर विधानसभा में टिकटें दी पॉलिटिकल पार्टीज ने, क्योंकि वो इतने पॉपुलर उस जमाने में हो गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसका क्योंकि देशभक्ति के चाशनी में हर चीज को डुबो देते हैं, इसलिए उसका सही अंदाजा हमको मिलता नहीं है। लेकिन उस वक्त भी टिकटॉक से जो पैसा कमाने वाले लोग थे उनकी भी बड़ी अच्छी खासी संख्या थी, और उस संख्या का कभी आकलन नहीं किया गया।
उससे भी भारत को काफी नुकसान ही हुआ था। तो अब हम लोग एक भी ऐसा लोग यूट्यूब जैसी कंपनी खड़ा नहीं कर पाए। H1B वीजा पर हमारे जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और ऊपर से जो अमरीश जी ने भी जिक्र किया चाबहार पोर्ट, अब चाबहार वाला बहुत महत्वपूर्ण था। वो एक वहां से हम लोग तो ईरान के रास्ते, ईरान अफगानिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन भी लेके आने का प्लान जो बन रहा था, हामिद अंसारी उसका उद्घाटन करने के लिए इनिशियल जो टॉक्स हुई थी उसमें गए थे बातचीत शुरू करने के लिए जब वो उपराष्ट्रपति थे। वो सारा भी अभी कहीं ना कहीं देखिए ना, वो खटाई में पड़ गया पूरा मामला। वहां पर इतने लंबे समय तक जो पैसा खर्च किया, जो हमारी बातचीत हुई, वो रुक गई। तो ये एक के बाद एक हर फ्रंट पर हम लोगों को चैलेंजेस मिल रहे हैं, और सरकार जो है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मीडिया उसका समर्थन कर रही है, और कितना बड़ा चैलेंज, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा नुकसान की गर्त में भारत को इस वक्त धकेला जा रहा है, इसका अंदाजा लोगों को है ही नहीं। क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उस तक वो खबरें नहीं पहुंचने दे रहा। तो ये अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितने भयंकर संकट के दौर में गुजर रहे हैं, और ये संकट चौतरफा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके भारत के विदेशों के साथ संबंध हो, इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, हमारी रोजगार है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा से लेकर सब जगह पर एक संकट का दौर खड़ा हो गया है। और एक विशेष विचारधारा हर जगह अपने आप को स्थापित करना चाहती है एट एनी कॉस्ट, और सरकार के नौकरशाही उनका समर्थन करता हुआ दिख रहा है। और आज भी जुडिशरी पर लोगों को जो यकीन है, जरूरी है कि जुडिशरी वैसे फैसले भी दे, लेकिन अभी तक वो फैसले आए हैं कि नहीं आए हैं, ये लोग अपने आप में चर्चा कर रहे हैं। जी बुशरा जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ना सिर्फ पॉलिसी लेवल पर तमाम तरह के चैलेंजेस हैं और एक खतरनाक वक्त से हम गुजर रहे हैं, बल्कि जो सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से पपट की तरह काम कर रही हैं, वो भी सब लोगों को साफ तौर पर नजर आ रहा है। इंसाफ, आपने क्या क्राइम किया है इसके हिसाब से नहीं आपको जेल भेजा जा रहा है, या इंसाफ की कैटेगरी वो डिसाइड नहीं हो रही है, बल्कि आप कौन है, कहां से आते हैं, क्या आपका मजहब है, क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से हो रहा है, और वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो हर फ्रंट पर आप ये देखिए कि डिटेरिएशन जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में अमरीश जी, वक्त कम है तो तीनों मेहमानों के पास में संक्षेप में आऊंगी। अमरीश जी, और ऐसे में फिर से हम बिहार का इलेक्शन आ रहा है और उसमें फिर से वही बात की जा रही है घुसपैठियों की, वही एक तरह का डिवाइड एंड रूल वाला एजेंडा जो है जो उनके पास है, उसी की वो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो दरअसल वोटाधिकार यात्रा नहीं बल्कि घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बचाने की यात्रा थी, यानी कि मुसलमानों को बचाने की यात्रा थी। अब भी पूछा जाए कि मनमोहन सिंह सरकार में 90,000 के करीब जो है घुसपैठिए, उनको उनके देश वापस भेजा गया था। 12 साल की सरकार में कितने घुसपैठिए हैं जो सरकार ने भेजे हैं? एक डेटा के मुताबिक शायद 4 से 5% है, 4,000 से 5,000 ही है, और उसमें भी एक साल में सिर्फ 51 जो है वो भेजे गए थे, शायद 2017 या 18, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये भी आप ये देखिए कि जो दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो जो अपना एक डिवाइड एंड रूल वाला भी एजेंडा है, कम्युनल एजेंडा, उसमें भी आप ये देखिए कि किस तरह का दोहरा मापदंड है इन लोगों का। देखिए, मैं आपको बताऊं बुशरा जी और दर्शकों को भी, अभी देखिए राहुल गांधी ने जो दूसरा खुलासा किया जिसमें मोबाइल नंबर किसी और का, कोई और उसको यूज करके वोटर्स का नाम डिलीट कर रहा है, इसके पीछे अगर जांच हो जाए ना तो आपको ये पता लगेगा कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक इजराइल से है, क्योंकि इसके बिना वो हो नहीं सकता है जो हुआ। और इलेक्शन कमीशन, एक मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक शायद पुरानी रिपोर्ट है, द गार्जियन की रिपोर्ट है, और सो गार्जियन की रिपोर्ट में ये बताया गया था, उसमें बाकायदा तौर पर इंडिया का नाम लिया गया नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि कैसे जो मैनिपुलेशन है उसमें सीधे तौर पर इजराइल इन्वॉल्व है। तो ये इसमें कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं होगी अगर इसमें इजराइल निकलता है कि वहां से आया हुआ कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वही बात है ना, तो जनता को लेकिन नहीं पता, समस्या ये है। और ये बात जो है, हम अभी हमारे पॉलिटिशियंस प्रचारित भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी नेता भी शायद ये समझते हैं कि अभी इजराइल वगैरह के नाम लेने से फिर कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो जागरूक नागरिक हैं वो लीड करते हैं, दे लीड द वे, तो उनको ये जानना ये जरूरी है। और अगर वो इस चीज को समझेंगे तो ये चीज आज नहीं तो कल नीचे जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल का इतना बड़ा पेनिट्रेशन कब हुआ? ये क्या 2004 में था, क्या 2009 में था,
ये 2014 के बाद खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हुआ कि इजराइल की हर चीज, आपने पेगासस वाला पूरा मामला देखा, पेगासस को कैसे इस्तेमाल किया, सब कुछ हमने देखा। अब हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इजराइल इन्वॉल्व है। और आपको बता दें, मैं तो रहा हूं ऊंचे लेवल के सर्कल्स में एक समय, मुझे तो बड़े बड़े अधिकारियों ने ये सब बताया है, इजराइल की क्या भूमिका रही है, किस तरह के ब्लास्ट में क्या। अब सवाल ये है कि उसको दबा दिया गया, उसी को लेके आगे चले, लेकिन आज उसको लेके आगे चलने का फायदा क्या हुआ कि नेतन्याहू वहां पर फंसा हुआ है। गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, ये दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो, अमेरिका इजराइल का जो विरोध करेगा उसका यही हाल होगा। भारत की स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ, उधर इजराइल ने कतार पे हमला किया और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से समझौता कर लिया। भारत जो है अभी तक इस स्थिति को तय ही नहीं कर पाया कि इजराइल से उसके संबंध क्या होंगे। तो वो अभी बदले पे फिर नेतन्याहू ने उनको विश कर दिया। इस समय उनको वापस कहना चाहिए था कुछ। ये ठीक बात है कि भारत ने जो यूएन जनरल असेंबली में जो वोट पड़ा, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, जो 140 142 देखने दिया। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के अलावा जो इंडियन स्टेट है वो भी कुछ सोच रहा है, और वो इस चीज को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के चलते, इनकी जो नीतियां हैं, इनके चलते ये सिस्टम बहुत दिन नहीं चल पाएगा। लेकिन बात वही हो जाती है कि जब वो सिस्टम जी जो है वो पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो गया है, आरएसएस की पूरी थिंकिंग से इन्फिल्ट्रेट हो गया है, आरएसएस के पीछे इजराइल खड़ा है, तो इस पूरे, और वहां पर सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हो रहा है। देखिए, पूरी चेन है, इंडिया इजराइल अमेरिका, मतलब ये राइट विंग इंडिया का, राइट विंग इजराइल अमेरिका। अब अमेरिका अपना असली रूप दिखा रहा है। जो भी सारी बातें थी, भारत से दोस्ती, न्यूक्लियर जो आपके साथ जो अग्रीमेंट हुआ अमेरिका से, एक बित्ता फायदा नहीं हुआ। जो फायदा भारत को हो रहा था, अब आप सोचिए, सिंपल सी बात है, और मैं उसको रिपीट करूंगा कि अफगानिस्तान के हाजी कट में आयरन ओर की सबसे बड़ी माइन है। 11 भारत की कंपनीज ऑलरेडी वहां पर माइनिंग राइट्स पा चुकी हैं 2011 में। सॉरी, 7 कंपनीज राइट पा चुकी हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया और अफगानिस्तान के रास्ते उसने पूरा अपना ट्रेड बढ़ाया, अफगानिस्तान के रास्ते आप यूरोप भी पहुंच सकते हैं, आप सेंट्रल एशिया भी पहुंच सकते हैं, रशिया भी आप पहुंच सकते हैं। तो अगर वो भारत उस रास्ते पे गया तो भारत पे हम और लगा देंगे और उसको पूरा सैंक्शंस में ले आए। और कल को जो, और इंडिया को फोल्ड, अगर इंडिया ने फोल्ड नहीं किया उसको, तो और सैंक्शन लग जाएंगे। अब आप सोचिए कितनी। उसके बाद लॉरा लूमर जो हैं, ये बयान दे चुकी हैं, जो राइट विंग पॉलिटिशियन हैं, कि जो बीपीओ कंपनीज हैं, जिससे पूरी एक लिबरलाइजेशन की जो सो कॉल्ड, एक उस समय कहा गया था कि क्रांति हुई है, लिबरलाइजेशन का जो पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था, जो न्यू मिडिल क्लास बना था, लॉरा लूमर वगैरह कह रही हैं कि हम लोग अमेरिकन कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, बीपीओ बंद कर देंगे। तब क्या होगा? नहीं, मुझे देखिए दुख है, हंसी भी है, क्योंकि इसके जी पीछे देखिए, ये जो अमेरिकन और इजरायली भक्ति जो एक लंबे समय से चलाई गई, वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। हर तरफ से आप पे हमला हो रहा है, और हमले का वो कहाँ है? देखिए, वो मेन बात क्या है कि रशिया से संबंध तोड़ो। अब आप देखो, रशिया से संबंध तोड़ो, रशिया जो कि ऑल वेदर फ्रेंड है, जो कि हर वक्त काम आया, उससे तेल तुम खरीदना बंद करो, क्योंकि भारत तेल खरीदना जी बंद करेगा तब वो रशिया को कायदे से घेर पाएंगे। हालांकि रशिया के भी पास ऑप्शंस हैं, और इंडिया देखिए वो कर नहीं सकता है। वो तेल जिस दिन इंडिया ने रशिया से खरीदना बंद किया, तो इनकी ये नेपाल जैसी स्थितियां हो जाएगी, श्रीलंका नेपाल जैसी। ये कहना है कि भारत बहुत बड़ा देश है, ये सब बेकार की बात। एक शब्द में देखिए, उनके लिए जरूर कहूंगा, जो पत्रकार अपने को लिबरल कहते हैं और जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो वही बात हो गई कि आपको कोई कुश्ती में उठा के पटक दे और आपको चोट लगे, और आप कहें कि हमने बहुत कुछ सीखा, और ये जो हम हारे हैं, हमें जो चोट लगी है, इससे सीख के देखिए आगे हम बहुत बहुत बड़ा काम करेंगे। ये मूर्खतापूर्ण बातें जो ये सब कर रहे हैं हमेशा। ये मैं तो नाम लेके कहूंगा, इंडियन एक्सप्रेस की जो लाइन है, उससे जुड़े जो, और उसी विचारधारा के जो तमाम जर्नलिस्ट हैं, वो इस तरह की बेकार की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस समय जो पॉलिटिकल वॉर छिड़ी है, अमेरिका इजराइल एक तरफ है, चाइना रशिया ईरान एक तरफ है, उसका ये नतीजा है जो हो रहा है भारत के साथ। और भारत को जी एक साइड लेनी चाहिए। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में दो नाव में अपने को सवार ये करना चाहता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी भारत की है। इस बात को तो हाईलाइट करो, जनता को बताओ तो
ये अंग्रेजी में ये पिटे पिटे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए मिश्रा जी, बहुत साफ बात जी करने का टाइम आ गया है, ब्लंट बात करने का टाइम आ गया है, क्योंकि देश पे संकट गहरा गया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाबहार वाली बात, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, और इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए, इसलिए तो सवाल उठाना चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल। ये मेरा कमेंट था। आई रेस्ट माय केस। जी जी, महत्वपूर्ण, नहीं महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जाहिर सी बात है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इट्स अ डेंजरस टाइम, और क्या इससे ज्यादा खतरनाक टाइम आगे क्या ओमकारेश्वर जी हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी लेवल पर हम ये देखें तो किसी तरह के कोई सुधार की बात तो यहाँ नजर नहीं आती है। आपको उसी तरह के, वो अब मेरी माँ को गाली दे दी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे, आपको हिंदू मुसलमान में फंसाएंगे, विपक्ष को बिल्कुल इस तरह से कर देंगे कि उनकी जैसे कोई औकात हैसियत ही नहीं है, वो कुछ भी कहते रहे। अंदर उन्हें पता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो ऊपरी फेस है वो इस तरह से दिखाएंगे। बहुत संक्षेप में आपका लास्ट कमेंट कि कैसे आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हर रोज हम ये देख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मोदी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, आरएसएस, इट्स अबाउट अस एज इंडियंस। ये हमारी डिग्निटी का सवाल है कि जब ये सब होता है और जब हम बाहर देशों में जाएं, जो हमारे साथ वहां पर सुलूक और रवैया होगा वो तो हम झेलेंगे ना। देखिए, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जब आप अपनी पॉलिसीज को इस तरह बनाते हैं कि आप ओवर दिखावा करने लग जाते हैं, हर जगह दिखावा करने लग जाते हैं, हर जगह आपने जो है जिस तरह से लोगों से नारे लगवाए अपने पक्ष में, अपने लिए, और जिस तरह से उन देशों को एक तरह से ह्यूमिलिएट करना शुरू किया कि तुम क्या हो, तुम्हारा देश भी हम ही चला रहे हैं। अब इनके एक आध आइडियोलॉग हैं जिन्होंने ये लिख दिया कि अमेरिका है तो भारतीयों की वजह से है तो भैया आप संभाल लो। अब इस तरह की बातें आप करने लगोगे, और इनके आइडियोलॉग जो बात कह रहे थे ना गोदी मीडिया की, कि वो कह रहे हैं इसमें भी गोल्डन चांस है, तो चांस तो है ही है। आपको चोट लगी है, इसमें हल्दी वगैरह चूना लगाएंगे, उसकी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, तो हल्दी की इंडस्ट्री का चांस तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो चोट लगी है वो कितनी बड़ी चोट है इसका अंदाजा नहीं है। तो चट भी मेरी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों जो है इस तरह से। और यही लोग मोदी सरकार को फेल कर रहे हैं, यही लोग इसी तरह की पॉलिसी से उनको दिखा रहे हैं नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, चाबहार खुला तो भी अच्छा, बंद हो गया तो और। ये जो पॉलिसी है, जो कि अरे साहब पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी कर ली तो अच्छा, बंद भी कर लिया तो अच्छा, अरे उसके साथ तो खेलना भी नहीं चाहिए, और क्रिकेट भी खेलना चाहिए साहब, ये क्रिकेट भी खेलना अच्छा है, बंद भी करना अच्छा है, बिरयानी खानी भी अच्छी है, नहीं भी खानी अच्छी है। ये गोदी मीडिया है जो आज देश को अंधेरे में रख रहा है, और सत्ता को ये बता रहा है अरे सर ये भी ठीक था सर, ये भी ठीक हो गया सर। ये जो है, और मुझे लगता है इसका रिव्यू निश्चित रूप से होगा। भारत शायद ऐसा पहला देश बनेगा जो रेट्रोस्पेक्टिव अपने गोदी मीडिया के कामों को रिव्यू करेगा। वक्त आने दीजिए, वक्त आएगा इसका भी, क्योंकि आपने देश को अंधा खेल दिया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रमुख को, अभी मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया, क्या संघ में अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि वो अंधेरे से दूर रह के इसका एनालिसिस कर सके कि क्या हुआ? मुरली मनोहर जोशी को क्यों देना पड़ता है स्लाइड? आप 10 मीडिया वालों को उनसे स्लाइड लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा दुनिया कहां पे है, और नहीं तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज को काम करने दीजिए। दिक्कत यही है कि मीडिया अगर सच बोलेगा तो उसको खरीद लो, अगर जरा सा भी उसने उससे आगे रह के बोलना शुरू किया तो फिर उनको किसी तरह कह दो कि साहब ये देशद्रोही है, ये रामद्रोही है, ये समाज जो है ये फला है, ये लिब्रांडू है तो फला है। ये गोब्रांडो पॉलिसी जो है वो इसी तरह से देश को बेवकूफ बना रही है। तो इसीलिए आपने बांग्लादेशी का जिक्र किया, जरा तथ्यों और आंकड़ों में चले जाएं। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट है जो कहती है, एक मंत्री के हवाले से, कि 1 लाख बांग्लादेशी जो हैं वो वहां पे डिटेक्ट किए गए। यहाँ पे क्या कहते हैं, 1,65,553 लोगों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित किया गया। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कब से कब तक, कब से कब तक छुपा रहे हो यहीं पर आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा 1966 से लेकर 2024 तक का है। उसके बाद आप कह रहे हैं बीजी दर कितने निष्कासित हुए नहीं बताते हैं आप। मैं जरा बता देता हूं, 1 सेकंड ही लगेगा।
जी 2024-25 में 2300 लोगों को कहते हैं घुसपैठिया घोषित किया गया। अब ध्यान से सुनिए, घोषित किया गया, निष्कासित नहीं किया गया। निष्कासित कितना किया गया? 312। अब उसके बाद जो ये आते हैं, जिस पश्चिम बंगाल को आप कहें ममता बनर्जी को, उसका आंकड़ा तो कहता है कि सबसे ज्यादा उसने निष्कासित किए हैं। सबसे ज्यादा उसके बाद मिजोरम में निकाले गए हैं, त्रिपुरा में निकाले गए हैं। असम में जो 51 लोगों का आंकड़ा बताया वो 3 साल का है, 3 साल में निकाले गए हैं मात्र। तो ये जो अब हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं हमने पुश बैक पॉलिसी अपनाई है, ये पुश बैक है, डिटेक्ट एंड रिपोर्ट नहीं है, पहचान करके वापस भेजने वाली नहीं। गौर करिएगा, पुश बैक है। पुश बैक क्या होता है? हर रोज बॉर्डर पे अगर कोई आया तो उसको काउंट कर लीजिए कि तो बांग्लादेशी हमारे बॉर्डर पे नजर आए, वहीं से उस कर दिया 5000 लिख लीजिए। ये है बेवकूफ बनाने की जो है पॉलिसी, और जी इसी वजह से, इसी तरह से आप लोगों को बना रहे हैं। और कारण यही है कि आप इस अंधेरे में डूबते चले जा रहे हैं। जो रोशनी दिखाता था मीडिया कि साहब देखिए उधर टॉर्च दिखा रहे हैं, उधर गड्ढा मत जाइए, अब गड्ढा दिखाना बंद हो गया। वही वही मीडिया कह रहे हैं नहीं साहब उधर ही जाइए, वही गड्ढा, गड्ढा नहीं है वहां, तो गोल्डन स्टार गिरे ना। ये हो रहा है जी। जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इन तमाम चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है। और ये परमानेंट तो कोई सरकार नहीं होती है, जाएगी तो ये सरकार कभी ना कभी तो कब जाएगी वो अलग बात है। लेकिन जो इतिहास जो ये मीडिया के लिए जो लिखा जा रहा है वो एक ऐसा काला इतिहास है कि इसको कभी मिटाया नहीं जा सकेगा और ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लास्ट कमेंट आपका रविंद्र जी। देखिए, मैं तो केवल उन्हीं लोगों के लिए खुश हूं जो अमृत काल का मजा ले नहीं पा रहे थे, जो बेचारे विदेश में फंसे थे। अब उनको आसान हो गया आना वापस ना, वहां जाके मोदी मोदी करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री किसी देश में साल भर में एक आध बार जाते थे, किसी किसी देश में तो 2-3 बार ही गए 10 साल में। तो उनको फायदा हो गया भाई, वापस आके एक तो यहाँ का मजा लेंगे और पीएम को रोज मिलने देखने का मौका है उनके पास, सारी सुविधाओं का मजा लेंगे। और अपने जो पासपोर्ट, जिसको जहां भी जाते थे तो लोग सल्यूट करते थे, वो रोज यहाँ पे सल्यूट मिलेगा उनको देखने के लिए। तो उनके लिए देखिए खुशी, वही अवसर, जैसे बीजेपी अवसर बताती है, हर चीज में अवसर है, तो ये अवसर है उन लोगों के लिए। वापस आए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे और देश में, देश को मजबूत करने में उनका अपना योगदान होगा। अब उन लोगों को शिकायत की कोई गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि देखिए एनआरआई जो है ना, वो रेमिटेंस तो देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस सरकार के समर्थन में लोग खड़े रहे ना, उसमें एक बहुत बड़ा तबका एनआरआई वर्ग का भी था, जो हर जगह पर जाकर, ऐसा एक उन्होंने अपने आप को भक्त बना लिया था, वो इस तरीके से किसी धर्म के अंधे हो गए थे। उन लोगों ने भी देश को नुकसान पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया है, और जो भी खराब और सही पॉलिसीज थी उस पर अपनी आंखें बंद करी, और आंख मीच के एक सरकार को, एक व्यक्ति को वो लोग सपोर्ट करते रहे, चाहे कितना ही खराब पॉलिसी रही हो, तो उसका भी नुकसान होगा। मीडिया एक विषय है, लेकिन ये हर जगह जा करके जो किराए की भीड़ से ये मोदी मोदी के नारे लगाते थे, और किसी किसी को टच करने में भी भगवान जैसे अनुभूति हो रही थी, किसी को आते व्यक्ति को देखकर ऐसे फील हो रही थी। अब वो सब लोगों को कितनी सुविधा होगी, देखिए आप, सब लोग आएंगे और यहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल, और वो मोदी जी के कार्यकाल के उस सब के मजे ले। अरे वो जो खराब कल्चर उन कंट्रीज का है, यूरोप का, अमेरिका का, उससे बच जाएंगे भैया। बिल्कुल सीधे इधर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और फिर पहले अमेरिका कहता था कि अबे तू क्या है, अब हम कहते हैं कि तू क्या है। तो वो जब भी मुझे इस तरह की चीजें होती हैं, मुझे वो वायरल लड़का जो है वो याद आ जाता है, और मुझे वो तमाम रोते हुए और जिनके हाथ कांप रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हो गई, उन्हें मोदी जी मिल गए, वो सब मुझे याद आ जाते हैं। अब सबको यही हिंदुस्तान आए, बिल्कुल भगवान के दर्शन जो है वो रोज साक्षात वो करें, और उनके लिए मौका ही मौका है, और देश की सेवा करने का भी मौका है, तो वो ये देखें। क्योंकि मैं एक लास्ट कमेंट मैं वाइंड अप कर रही हूँ कि मैं एक देख रही थी एक वीडियो जहां पर मोदी जी अमेरिका में है, तमाम वहाँ एनआरआईज हैं, और वो मोदी जी जो है कह रहे हैं कि अब H1B वीजा जो है उसके लिए रिन्यू कराने के लिए आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां दीवानों की तरह तालियां बजाने लगे, कई मिनट तक जो है वो तालियां बजती रही और शोर मचता रहा। अब उन्हीं लोगों से पूछे कि जरा ढंग से शोर मचाएं, असली मजा तो अब आपको मिलने वाला है।
खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।